हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली आप सबका स्वागत है हमारी न्यू सीरीज़ में, प्रारंभ सीरीज में। तो आप सबका स्वागत है फिजिक्स के फर्स्ट एपिसोड में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स इजी चैप्टर है। ठीक है, इसे हम वन शॉट में क्लियर करने वाले होंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, सारे नोट्स, सारी चीज़ें। बाकी अपडेट्स के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट दी जाएंगी। ठीक है, और जितना भी मटेरियल रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा। तो प्लीज़ दोनों पे आप जाइए और फॉलो करिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। जितना आपको पसंद आए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें आप उतना ज़्यादा करिए। अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो फाइनली आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले होंगे फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सॉलिड भैया कितने, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सॉलिड कितने तरीके के होते हैं भैया, दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिजिड होता है और एक होता है नॉन रिजिड होता है। रिजिड में क्या होता है, नो डिफॉर्मेशन ऑन अप्लाइंग ऑफ फोर्स, मतलब उसका जो शेप और साइज है वो चेंज नहीं होता है रिजिड में। नॉन रिजिड की बात करें, डिफॉर्मेशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, वहाँ पे होता है नॉन रिजिड जो बॉडी होती है। अगर उसमें दबाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये मेरा मास्क है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इसका शेप और साइज जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इस मोबाइल का, जैसे कि ये फ्लिप कवर है, ठीक है, ये मोबाइल का फ्लिप कवर है, अगर मैं इसमें दबाने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा हद तक चेंज हुआ, बट उतना ज़्यादा नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको दबाने की कोशिश करूँ, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, बट इस पर चेंज, डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका शेप और साइज है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो नॉन रिजिड जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक को हम कहते हैं इलास्टिसिटी और नॉन इलास्टिक को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक जो सब्सटेंस होता है विच कैन गेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। ठीक है, मतलब जैसे कि ये सब्सटेंस, इसको मैंने दबाया, छोड़ दिया, अपनी जगह आ गया। ठीक है, मैंने दबाया फिर छोड़ दिया, अपनी जगह आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये क्या हो, इसको हम कह सकते हैं इलास्टिक है, मतलब ये तो क्या मांस के कपड़े है। ठीक है, बट सब्सटेंस जिसको हम दबाएं और उसको छोड़ लें तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्प्रिंग है, अगर उसको हम दबाएं फिर अपने छोड़ दें तो अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा इलास्टिक में आ गया। नॉन इलास्टिक में होता है अगर हम किसी सब्सटेंस को दबा रहे हैं, बट वो अगर दबा दिए तो दोबारा से अपने पोजीशन में नहीं आया, ओरिजिनल स्टेट में नहीं आया, मतलब जितना उसका ओरिजिनल साइज था, शेप था, ओरिजिनल डायमेंशन में अगर नहीं आया तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे इलास्टिसिटी का है, वो है रबर तुम्हारी। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे जो है तुम्हारा, अगर यहाँ पे देखें क्ले, वैक्स, मड की बात करें तो वो हो गया तुम्हारा नॉन इलास्टिक हो गया। अगर हम रबर की बात करें तो वो हो गया तुम्हारा इलास्टिक मटेरियल हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग एंड डिफॉर्मेशन फोर्स आर डिफॉर्मिंग आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और रिस्टोरिंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर इक्वल, वो इक्वल रहेंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसको ये ऊपर की फोर्स लग रही है, ये ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स है, और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, वो नीचे की तरफ है, उसको हम खींचे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की गई है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, तभी वो एक्सटेंड होती है ना। ठीक है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, स्टील इलास्टिक क्यों, बिकॉज स्टील गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड टू इट्स ओरिजिनल साइड, बट रबर हैज़ लेफ्ट सम इलॉन्गेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, स्टील में क्या है, वो बहुत हद तक अपनी जगह पे आ जाती है, ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है स्टील। लेकिन अगर हम बात करें रबर की, तो रबर क्या होता है, अगर हम उसको दबा दें तो ओरिजिनल स्टेट में वो नहीं आती, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसमें शॉर्ट हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें डिस्टेंस घट या बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाती है रबर। इसीलिए इलास्टिक मटेरियल ज़्यादा जो होता है वो होता है स्टील, ना कि रबर। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी अगर देखो तो इलास्टिसिटी क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स भैया क्या, इट इज़ अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। ये एक ऐसी फोर्स है जब भी हम बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो है उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमको पता चल गया कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या भैया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसे हम कहेंगे स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या भैया, रीस्टोरिंग एरिया
रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम कह देंगे उसको पास्कल, ठीक है। तो ये हमारी होगी यूनिट। अब स्ट्रेस का डायमेंशन अगर हम देखें तो वो होता है m1L1T-2, ठीक है, m1L1T-2, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का क्या होता है, फोर्स का होता है, ठीक है। तो एम फोर्स का होता है L-T-2, और मीटर का स्क्वायर, मीटर जो होगा L स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उधर कैंसिल होगा तो m1L1T-2 हो जाएगा। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस क्या होता है भैया, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है टेंजेंशियल। नॉर्मल स्ट्रेस इट इज अप्लाई टू परपेंडिकुलर टू द फोर्सेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल जैसे कि ये, तो यहाँ से जो सीधे जा रहा है ये परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियली मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंशियली। तो देखो, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू सरफेस इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस इज टेंजेंशियल टू द सरफेस इस टेंजेंशियल सरफेस। जैसे कि ये अगर हम इसके ऊपर की तरफ से ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल हो गया। बट अगर हम नीचे से कर रहे हैं या ऊपर से ऐसे कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर के भी तुम्हारा जो है नॉर्मल स्ट्रेस है वो उसके भी दो टाइप हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हाइड्रोलिक। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, इट चेंजेस द लेंथ, और हाइड्रोलिक क्या होता है, इट चेंजेस द वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वो तुम्हारी जो लेंथ है सब्सटेंस की, बॉडी की, उसको चेंज कर देगा। हाइड्रोलिक अगर तुम करोगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाओगे तो उसको क्या करेगा, वो वॉल्यूम चेंज करेगा बॉडी का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल है उसके भी दो तरीके के होते हैं, एक हो गया टेंसाइल और एक हो गया कंप्रेसिव। टेंसाइल जो है वो इंक्रीजेज द लेंथ, ठीक है, और कंप्रेसिव क्या है, वो डिक्रीज कर देता है लेंथ में, ठीक है। या तो तुम्हारी बॉडी अगर तुम उसको खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, अगर उसको दबाओगे तो उसकी लेंथ खींच के, अगर उसको छोड़ोगे क्या पता उसकी लेंथ बाद में थोड़ी कम हो जाए ओरिजिनल से, ठीक है। तो उससे हम कहेंगे कंप्रेसिव, और जो बढ़ेगी उससे हम कहेंगे टेंसाइल, ठीक है। तो और फिर हाइड्रोलिक में होता है, उसमें वॉल्यूम होता है, जैसे कि ये V है, ठीक है। अब इसमें हर तरीके से फोर्स लग रही है, हर इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो उससे क्या है, हर तरीके से फोर्स अगर तुम किसी चीज़ पे दबाओगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। अगर तुम उसको ऐसे खींचोगे तो बढ़ेगा, और दबाओगे तो और वो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो उससे हम कहेंगे हाइड्रोलिक, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अब बात हम करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है भैया, रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, कितना चेंज हुआ किसी लेंथ में उसके ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है। तो रेशियो है बेसिकली स्ट्रेन डेल्टा L/L, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन दी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसकी यूनिट कोई नहीं होती है और डायमेंशन भी कोई नहीं होता, क्योंकि लेंथ कैंसिल हो जाएगा पूरा वो, ठीक है, मीटर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन के भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेन कितने तरीके हैं, 3 तरीके के। कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है जो कि तुम्हारा लेंथ चेंज कर देगा, वॉल्यूमियर है जो कि तुम्हारा वॉल्यूम चेंज कर देगा, शेयरिंग है जो कि तुम्हारा शेप चेंज कर देगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक का चेंज इन वॉल्यूम अपॉन दी ओरिजिनल वॉल्यूम, और शेयरिंग का जो डेल्टा L/L जो कि तुम्हारा हो जाएगा थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा बना हुआ है, ये तुम्हारा शेप था, ठीक है, 8 से A' हो गया ये, ठीक है, और ये तुम्हारा O से O' हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा नहीं, मैं तो लिख देता हूँ, ठीक है, O से O' हो गया और ये A से A' हो गया, ठीक है। टेंजेंशियली इस पर लगाई गई है, ठीक है। तो जैसे कि बुक होती है तुम्हारी, ठीक है, जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ऐसे। तो मैं अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो ये ऐसे ऊपर से थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर से ये इधर की तरफ जा रहा है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, टेंजेंशियली हो रहा है। इसको अगर फोर्स लगाओ तो ऊपर से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो रहा है, ठीक है, A से A' हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना चेंज हुआ ओरिजिनल से नेक्स्ट पॉइंट पे आने के लिए, उसे हम कहेंगे शेयरिंग। अब यहाँ पे हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, या कह दें फॉर द स्मॉल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E। अब प्रोपोर्शनल अगर हम उसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा, उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या ठीक है। तो ई का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस की ये यूनिट है, तो वही हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 3 तरीके का होता है, एक हो गया यंग मॉडुलस, एक हो गया बल्क मॉडुलस और एक हो गया शेयर मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को B से रिप्रेजेंट करते हैं और शेयर मॉडुलस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यंग मॉडुलस जो होता है वो तुम्हारा चेंज इन लेंथ करता है, जब भी चेंज इन लेंथ हुआ तो वहाँ पर हमारा यंग मॉडुलस आएगा। अगर किसी भी चीज़ में चेंज इन वॉल्यूम हुआ, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वो बल्क मॉडुलस हुआ। अगर किसी भी चीज़ में चेंज इन शेप हुआ तो उसे हम कहेंगे शेयर मॉडुलस, और उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो यंग मॉडुलस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है।
अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो F/A/Δ L/L, तो इसको जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो ये F×L/A Δ L। F क्या है, फोर्स है, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, A तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और Δ क्या है, चेंज इन लेंथ है। बल्क मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, F/A Δ V/V, सेम वही है। और यहाँ पे भी नॉर्मल टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन है, F/L और A×Δ L, तो F/A और ये बाई थीटा हो गया, क्योंकि Δ L जो यहाँ पे हमने देखा शेयर मॉडुलस को हम क्या कहते हैं, थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो Δ L/L क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो F/A/थीटा हो गया। अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्या है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस को हम रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, मीन्स अगर हम Δ/V/A/F/V कर दें तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी चीज़ की कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है तो उससे हम क्या करेंगे, उसका बल्क मॉडुलस निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो K इज 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय B, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। अब फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड A इज Y/3, ठीक है। ज़्यादातर सॉलिड के लिए जो होता है ए जो तुम्हारा होता है वो ज़्यादातर सॉलिड के लिए अगर हम शेयर मॉडुलस देखें तो शेयर मॉडुलस का होता है तुम्हारा यंग मॉडुलस का थर्ड पार्ट होगा, मीन्स यंग मॉडुलस बाय 3। यंग मॉडुलस को अगर तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो ज़्यादातर सॉलिड का तुम्हारा क्या मिल जाएगा, शेयर मॉडुलस मिल जाएगा। तो शेयर मॉडुलस का हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स और डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। सेम वही तुम्हारा M1 L1 T-2 यहाँ पे डायमेंशन होगा, किसका, स्ट्रेस का, क्योंकि भैया स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशन लेस है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेन जो तुम्हारा स्ट्रेस होगा वही तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी तुम्हारा यूनिट होगा और डायमेंशन होगा। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ है, ये तुम्हारी NCERT में भी बना है, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रेस है, इधर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, इधर हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं। तो अगर जब हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर ए स्मॉल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो ए पॉइंट तक क्या है, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है। बी जो है तुम्हारा पॉइंट है वो यील्ड पॉइंट है, ये है इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक तुम्हारा मटेरियल जो है इलास्टिक रहेगा। इसके बाद जो तुम्हारा मटेरियल अब यहाँ तक बढ़ाओगे, ए तक बढ़ाओगे तो ठीक है वापस आ जाएगा, बी तक बढ़ाओगे तो तब भी ठीक है, थोड़ा सा वो बढ़ेगा बट तुम उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर तुम 20 से भी ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वो वापस अपनी जगह नहीं आएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और एक जगह वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा तुम्हारा मटेरियल, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे तुम देखो 0 से ये मतलब O से B तक जो तुम्हारा रीजन है वो उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी, और B से जो तुम्हारा E तक का रीजन है उसे हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्यों कहेंगे भैया, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाता है, और इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल जो है ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेता है। अब हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। अगर हम इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से हिसाब से अगर मटेरियल स्टडी करें तो यहाँ पे देखो डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है और इलास्टोमर्स होते हैं। तो डक्टाइल जो होते हैं दे हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड, ठीक है। उनकी जो प्लास्टिक रेंज है वो ज़्यादा बड़ी होती है और उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत ही दूर होता है, मतलब उसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ही ज़्यादा वो एक्सटेंड हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लेंथ तक वो बढ़ाए जा सकते हैं और अपनी ओरिजिनल लेंथ तक लाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रिटल की बात करें तो वहाँ पे उनकी स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है, प्लास्टिक रेंज बहुत ही कम होती है, बहुत थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाद वो क्या होता है उसकी प्लास्टिक रेंज खत्म हो जाती है, फिर वो बढ़ते जाते हैं उसके बाद वो टूट जाते हैं। इलास्टोमर्स में क्या होता है, डो नॉट ओबे द हुक्स लॉ, वो हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेन होता ही नहीं है, उसमें अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या पता तुम्हारा स्ट्रेस घटे या बढ़े, ठीक है, और या तुम स्ट्रेस बढ़ाओ तो क्या पता तुम्हारा स्ट्रेन बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन इन इलास्टोमर्स, ठीक है। इलास्टिक रेंज में क्या होता है उनकी स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, ठीक है। वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वेरिएबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर तुम देखो डक्टाइल का तो उसमें तुम्हारा हो गया कॉपर और सिल्वर जो कि डक्टाइल मेटल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रिटल की बात करें तो वहाँ पे कास्ट आयरन या ग्लास तुम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्लास लेने में ज़्यादा थोड़ा मोड़ा फिर एकदम से वो टूट जाते हैं, ठीक है, ग्लास बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनकी प्लास्टिसिटी जो रेंज है वो बहुत कम है। और अगर हम इलास्टोमर्स में देखें तो वो हो गया तुम्हारा रबर, ठीक है। तो इलास्टिक फैटिग, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक हेडिंग है वो है इलास्टिक फैटिग। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ द रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, हम बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स से लगा रहे हैं
तो उसकी जो इलास्टिसिटी है उसका बिहेवियर जो है वो बहुत कम हो जाता है। मीन्स हम एक बार करते हैं तो चलो ठीक है, इलास्टिसिटी उसकी है, बार बार हम करते हैं तो इलास्टिसिटी जो है उसकी कम होने लगती है, ठीक है, मतलब इलास्टिक रेंज जो है वो कम होने लगती है और प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा आने लगती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इलास्टिक फैटीग, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या भैया, द टेम्परेरी डिले इन द रिगेनिंग ऑफ द शेप बाय इलास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जो टाइम जो डिले होता है, मतलब जो देरी होती है, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है किसी की बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाती है, उसे हम कहेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, सिंपल है। फिर आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट जो कि तुम्हारा है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब इसको ये क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो डेल्टा माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो अगर हम इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस डेल्टा आर इंटू एल अपॉन आर इंटू डेल्टा एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे हम कह सकते हैं थीटा भी कह सकते हैं, तो थीटा बाई तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल होगा, तो ये एल थीटा बाई डेल्टा एल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ भी जो तुम्हारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स वो भी तुम्हारा खत्म होता है। तो फाइनली हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो ऐसे ही वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी नई वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, और बस 8 मिनट नहीं। और बाकी तुम सपोर्ट करना चाहते हो भाई प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे सब दिख रहा है, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो भाई प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय।